नमस्ते विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। आज हम तीन कड़ियों पर फोकस कर रहे हैं। आना, आटोप और आधमान। क्लिनिक में ये ज़्यादातर गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन के रूप में आते हैं, लेकिन आयुर्वेद इनको सूक्ष्मता से अलग अलग करता है। हमारा उद्देश्य है सही नामकरण, सही संप्राप्ति की समझ और एक व्यवस्थित सुरक्षित ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो ओपीडी में आप तुरंत लागू कर सकते हैं। आइए सत्र का आरंभ करते हैं। एक छोटे पीपीटी के माध्यम से मैं आप लोगों को आज इस टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आना, आटोप और आधमान ये आयुर्वेदिक स्पेक्ट्रम है एब्डोमिनल डिस्टेंशन का। मतलब अगर हम मॉडर्न उसमें कोरिलेट करते हैं तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन जो है, ब्लोटिंग, उसको हम इससे कोरिलेट करते हैं। एग्जैक्टली वो सेम नहीं है, लेकिन समझ के लिए हम इससे तुलना कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव में यदि आप देखें तो इस सत्र के अंत तक आप इन तीनों एंटिटीज को, ये तीनों जो डिजीज के जो टर्म्स आप देख रहे हैं, आना, आटोप और आधमान, इन तीनों एंटिटीज में आप स्पष्ट अंतर कर पाएंगे। निदान, दोष, दोष्य, श्रोतस और संप्राप्ति मैप कर पाएंगे। और स्टेप वाइज उपचार, जो कि लंघन, दीपन, पाचन, शोधन जब आवश्यक हो तब, शमन और शोधन में विशेष रूप से वस्ती, यदि वात की प्रधानता है तो उसको आप आत्मविश्वास से कर पाएंगे। और पथ्य अपथ्य की एक सुदृढ़ सूची भी आप साथ में तैयार कर पाएंगे। पथ्य अपथ्य क्यों जरूरी है? जिससे कि रिलैप्स की जो पॉसिबिलिटी है उसको आप कम कर सकें। नॉमेनक्लेचर एंड कॉन्सेप्ट। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, ये एक सिंपल से टेबल से आप समझ सकते हैं। आना, आटोप और आधमान, ये क्या होते हैं, इस टेबल से आपको इजली आप रिवाइज कर पाएंगे। अनाह मतलब क्या होता है? जब पेट फूला है, गैस और मल रुकी हुई है। और मॉडर्न से अगर हम इसको कोरिलेट करें तो डायनेमिक एलियस, इस इसका जो टाइप है वो आप समझ सकते हैं कि ये अनाह। मॉडर्न वे में हम उसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। आटोप क्या होता है? जब गैस के साथ रंबलिंग या शिफ्टिंग पेन मुख्य रूप से होता है और उसमें गुड़गुड़ाहट, जो हम सामान्य तौर पर शब्द उपयोग में लाते हैं, वो होता है। तो जब पेट फूला है, गैस और मल रुक गए हैं, ना गैस पास हो रहा है ना मल पास हो रहा है, तो इसको अनाह कहते हैं। आटोप, तो इसमें क्या है कि गैस बनती है, रिलीज भी होती है, लेकिन रंबलिंग जो बोल रहे हैं वो इसमें विशेष रूप से बनी रहती है। और शिफ्टिंग पेन कभी राइट साइड में हो रहा है, कभी लेफ्ट साइड में, कभी एपिगैस्ट्रिक, कभी हाइपोगैस्ट्रियम, कभी अम्बिलिकल एरिया में, तो वो शिफ्टिंग पेन बना हुआ रहता है। कभी कभी बैक साइड में भी होता है। आधमान क्या होता है? पूरे पेट में बलून जैसी सूजन अनुभव होती है रोगी को भी, और टिम्पेनिक फील होता है जब आप पाल्पेट करते हैं, परकुशन करते हैं, तो उसमें टिम्पेनिक साउंड उसमें होता है। पर कोई कठोर अवरोध नहीं है, मल पास होता है, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा तो नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं जब दूषित मल आंतों में रह जाता है, वहाँ चिपक जाता है,
और फिर जब वहाँ रह के वो और सड़ता है तो उसके कारण फिर गैस का फॉर्मेशन अधिक होने लग जाता है। ये आधुनिक जो हम इसमें कोरिलेट जो कर रहे हैं वो केवल समझ के लिए है। उपचार तो और डायग्नोसिस तो आपको शुद्ध रूप से आयुर्वेदिक सिद्धांतों से ही करना चाहिए। तो इसमें आप समझ सकते हैं, तीनों को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब इसके अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन मेनली थ्री एक्सिस पर हम इसको रखते हैं, दोष, साइट और ऑब्स्ट्रक्शन के। तो दोष में यदि वातज है, पित्त अनुबंध है, कफ अनुबंध है और सन्निपात है तो उसके अकॉर्डिंग इनके टाइप्स हो जाते हैं। साइट में भी यदि पक्वाशय का अगर है तो उसको बद्धनाह भी कहा जाता है कि पक्वाशय में यदि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो। ग्रहणी और उदर क्षेत्र में अगर हो रहा है तो फिर वो आधमान हो जाता है। और अंश या फिर पार्श्व, तो अंश फलक मतलब स्कैपुलर रीजन में, और पार्श्व मतलब कि जो हमारा थोरेसिक कैविटी है, अगर उस एरिया में अगर ये इसके सिम्टम्स या साइंस दिखते हैं तो फिर वो प्रत्याध्मान हो जाता है। तो आधमान के लिए हमने इसमें बद्धानाह और फिर आधमान और प्रत्याध्मान, ये तीन हमने साइट के अकॉर्डिंग इसकी क्लासिफिकेशन की है। और ऑब्स्ट्रक्शन के रूप में अगर हम देखते हैं तो मल का अवरोध है, आम का संघ है, कफ या श्लेष्म के प्लक्स हैं उसमें अगर वो ब्लॉक कर रहा है चैनल को, और स्त्रियों में कभी कभी आर्तव का आवरण भी हो जाता है। तो ये जो मैपिंग है ये हमारे ट्रीटमेंट का जो डायरेक्शन है उसको तय करने में हेल्प करता है। अब आप देखिए कि इसका निदान किस हिसाब से होना चाहिए, उसका कारण क्या क्या है। निदान का मतलब निराकरण नहीं, हम सामान्य भाषा में निदान बोलते हैं कि इस रोग का निदान कीजिए, मतलब उसको ट्रीट कीजिए, उसको मैनेज कीजिए। लेकिन आयुर्वेद में यदि हम बात करें तो निदान का अर्थ हेतु होता है, कॉजेटिव फैक्टर्स, किन किन कारणों से वो रोग उत्पन्न हो रहा है। तो अक्सर रोजमर्रा की जो गलतियां होती हैं वो मुख्य निदान इसका होता है। जैसे कि भारी ठंडा अभिसंधि आहार अगर ले रहे हैं, वृद्ध आहार का सेवन कर रहे हैं ना, फ्रिज से निकाल कर हम जो बचा हुआ भोजन है उसका सेवन करते हैं, अध्यासन करते हैं। अध्यासन हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि यदि पूर्व का भोजन जो हमने किया है वो नहीं पचा है और हम अगला भोजन लेते हैं तो वो फिर अध्यासन कहलाता है। ओवर ईटिंग। और व्यवहार में यदि विहार की हम बात करें तो वेग धारण और लंच के पश्चात फिर डे स्लिप अगर हम कर रहे हैं, लंबी बैठकों में बैठ रहे हैं और यात्रा अधिक कर रहे हैं, एक्सरसाइज जीरो है। और यदि मेंटल लेवल की अगर हम बात करें, मानसिक पक्ष की बात करें तो क्रोध, भय और चिंता, ये इसके निदान होते हैं। इन तीनों के ही निदान होते हैं। स्पेसिफिक आप संहिता के श्लोक को आप फॉलो करके देख सकते हैं। इसके अलावा कृमि, क्रोनिक ग्रहणी और पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में भी आप उनका भी कनेक्शन इसमें आप जोड़ सकते हैं। हिस्ट्री लेने से वो चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। पूर्व रूप यानी कि प्रोड्रोमल सिम्टम्स क्या क्या हैं इसमें, तो पूर्व रूप पहचानना भी जरूरी होता है। जैसे कि नीचे खिंचाव जैसा एहसास होना, हाइपोगैस्ट्रियम जो है उसमें खिंचाव सा अनुभव होने लगता है, ये रोग उत्पन्न होने से पहले। तो उस समय यदि रोगी इसको समझ जाता है कि कुछ रोग होने वाला है तो वो चिकित्सक के पास आता है और चिकित्सक ये समझ ले कि ये इन तीनों का पूर्व रूप है तो वो ट्रीटमेंट इजली कर पाता है। पूर्व रूप अवस्था में ही कर लेता है तो फिर आगे फिर रोग के सिम्टम नहीं आ पाते और जल्दी रोगी ठीक हो जाता है। गैस या फिर स्टूल का जो अर्ज है वो प्रॉपर नहीं होना, उसकी निष्फलता होना, और हल्का कॉलिक पेन जो कि हल्की सिकाई से कम हो जाता है, तो ये भी एक पूर्व रूप है इसका। और स्मॉल
मील्स भी अगर लेते हैं ना, तो उसके बाद भी यदि हैवीनेस हो रहा है, तो ये भी इन रोगों का पूर्व रूप है। यहाँ पर यदि आप इंटरसेप्ट करते हैं, यहाँ पर अगर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, तो आगे गंभीरता की तरफ ये रोग नहीं जा पाती है। ये जो टेबल है ये आपको कार्डिनल साइंस के मतलब रूप के लक्षण का है, जो कि दोष वाइज बना हुआ है। सिंपल से टेबल्स हैं। आपको ये मेमोराइज करने के लिए, रिवीजन करने के लिए ये काफ़ी हेल्प करती हैं, तो इनके स्क्रीनशॉट लेकर भी आप रख सकते हैं। तो रूप को आपको दोष वाइज पढ़ना है। जैसे वातज में एक्यूट या फिर तीव्र फ्लैचुलेंस, कॉलिक, ड्राइनेस, कॉन्स्टिपेशन, फ्लैटस, निकलने पर राहत मिलना, तो ये इस प्रकार के जो लक्षण यदि हैं, तो वो समझिए कि वो वातज है। और यदि पित्तानुबंध है तो उसमें बर्निंग होगी, प्यास अधिक लगती है, हल्का खट्टापन और कड़वेपन के साथ डकार आती है, और स्टूल में फॉल स्मेलिंग आती है। और यदि कफानुबंध है तो उसमें हैवीनेस होगी, लेथार्जी मतलब थकान उसमें होती है, और मीठा डकार इसमें आता है, स्टिकी स्टूल होता है। तो ये इस प्रकार से हम इन तीनों को अलग अलग डायग्नोज कर सकते हैं दोषानुसार। और तीनों में कॉमन क्या है कि डिस्टेंशन होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है। और ये जो पैटर्न है ये हमें फर्स्ट लाइन मेडिसिन और क्या थेरेपी या ट्रीटमेंट हमें मैनेजमेंट के लिए चुनना है, उसको चुनने में हमारी मदद करता है। अगला हम देखेंगे उपसय या अनुपसय। तो इसमें उपसय अनुपसय जैसे कि हमने सेकेंड प्रॉफ में भी पढ़ा है कि रोग को डायग्नोस करने के लिए ये हम जब कुछ छोटा ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, उससे हमें डायग्नोसिस में हेल्प कर हो मिलती है कि अगर रोगों का शमन होना स्टार्ट हो जाता है, रोगी को अगर आराम मिलने लग जाता है, तो हम फिर कंफर्म हो जाते हैं कि हमने जो मेडिसिन दी है वो इस रोग अधिकार का है, तो ये रोग है। इस प्रकार से हम डायग्नोसिस कर पाते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है कि उपचार अनुपचार का ज़्यादातर जो उपयोग होता है वो बेड साइड होता है, मतलब इन इन पेशेंट में ये अच्छे से हम समझ पाते हैं, क्योंकि पेशेंट वहीं पर है, आपने मेडिसिन दी, क्या उसका इफेक्ट हो रहा है आप देख पाते हैं, रोगी बता पाता है। तो इसमें जैसे गर्म सेक, हॉट फर्मेंटेशन, वेट फर्मेंटेशन, और हिंग बेस्ड अगर कार्बोनेटिव्स हम देते हैं जैसे हिंगवाष्टक चूर्ण, या फिर हल्का अनुलोमक, या फिर अनुलोमन मेडिसिन देते हैं, या फिर पवन मुक्तासन हम अगर करवाते हैं, तो इनसे अगर आराम मिल रहा है तो आप समझिए कि ये रोग हुआ है। सिंपल सी डिजीज है, स्टार्टिंग में इजीली ट्रीटेबल होती है, लेकिन जब इग्नोर किया जाता है या सप्रेस किया जाता है, इसके लिए हम अगर एंटासिड या फिर हम गैस की कोई मेडिसिन एलोपैथ में विशेष रूप से जब चलाने लग जाते हैं या रोगी लेने लग जाता है, तो वो रोग दब जाता है, वात वहाँ पर दब जाता है, और फिर वो और गंभीर समस्याएं फिर होने लग जाता है। फिर वो आम बात में कन्वर्ट होता है, जॉइंट्स पेन स्टार्ट हो जाता है, संधि वात होते हैं। और उसके अलावा इससे हार्ट डिजीजेस भी होने लग जाती हैं, जैसे रूमेटिक हार्ट डिजीज जो है वो इसके कारण होने लग जाते हैं। तो इनिशियल लेवल पर अगर हम इसको ट्रीट कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है। अगले स्लाइड में हम देखेंगे संप्राप्ति। और इसमें यदि देखिए कि अगर गलत आहार विहार और तनाव से अग्निमांद्य हुआ है, आम बनता है। आम कब के साथ मिलकर? ग्रहणी और पक्वाशय, मतलब कि ड्यूडेनम और लार्ज इंटेस्टाइन के जो सूक्ष्म नाड़ियां हैं, मतलब जो स्मॉल चैनल्स होते हैं, जो स्रोतस होते हैं, उनको ये ब्लॉक करते हैं, जाम करते हैं। इसी को स्रोतोरोध बोलते हैं। तो संप्राप्ति यही है कि यहाँ से जो रूट कॉज हमने जो कारण है रोग का, उसके सेवन से, मतलब गलत आहार विहार के सेवन से, स्ट्रेस से अग्निमांद्य होगा, फिर आम बनेगा, आम से कफ का संसर्ग होगा,
और फिर वो चैनल्स को ब्लॉक करता है, श्रोतरोध इसी को कहते हैं। अपान वायु रोकता है, प्रतिलोम हो जाता है, साथ में उदान और समान भी गड़बड़ा जाते हैं। तो इस ट्रैप्ड वायु से फिर ब्लोटिंग होता है, और मल का जो मार्ग है वो ड्राइव होने लग जाता है, और उसके कारण फिर विबंध या कॉन्स्टिपेशन होता है। और उपचार का विज्ञान इसी श्रृंखला को उल्टा चलाना होता है, मतलब संप्राप्ति भंग करना होता है। तो हमको यही समझ के कि जहाँ चैनल के ब्लॉकेज हैं उसको तोड़ना है, और फिर हमको ट्रीट करना है। तो संप्राप्ति विघटन मतलब कि थेरापेटिक ब्रेकअप। तो संप्राप्ति विघटन ही चिकित्सा होती है। तो पहले आपको क्या करना है, अवरोध हटाना है। अवरोध कैसे हटाएंगे? जब आपको ये पता चले कि अवरोध किसके कारण हुआ है, आम के कारण हुआ है, आम और कफ के कारण हुआ है, तो आपको उसके लिए क्या करना है, दीपन, पाचन और जेंटल स्वेदन। फिर वात के अनुलोमन के लिए फिर आपको क्या करना है, स्नेहन, बस्ती, ये प्लान करना है। साथ में अग्निदीपन और आम पाचन वो चलता रहेगा। और जहाँ कफ या फिर पित्त का जुड़ाव हो तो वहां पर आप मृदु विरेचन से मल मार्ग को साफ कर सकते हैं। मेनली ये क्या होता है कि उरस के नीचे के अंगों में ये समस्या हो रही है, नीचे के सिस्टम में समस्या हो रही है, इसीलिए हम यहाँ पर विरेचन या फिर वस्ती प्लान कर रहे हैं। तो यही अनुक्रम जो है, यही जो सीक्वेंस है, ये शीघ्र और टिकाऊ परिणाम रोगी को फिर देते हैं। यदि हम दोषज चिकित्सा की बात करें तो वातज केस में हम सॉफ्टनिंग कर रहे हैं। मोमेंट प्राथमिकता है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, स्नेहन, घृत या फिर तेल से, फिर स्वेदन। लेकिन इसके पहले हम दीपन पाचन कर चुके हैं, उसके बाद ही हम स्नेहन करेंगे। आमावस्था में आपको स्नेहन नहीं करना है, ना एक्सटर्नल ना इंटरनल। उसके बाद फिर स्नेहन के बाद स्वेदन करना है। फिर जो कोर थेरेपी है वो इसके लिए बस्ती होती है। तो बस्ती में आप कषाय बस्ती अनुवासन के साथ क्लब करते हुए आप दे सकते हैं। तो इसमें आयरन तेल को आप अनुवासन के लिए यूज़ करें, और अल्टरनेट डेज में आप 10 मूल की निरूह बस्ती इसमें दे सकते हैं। और साथ में छोटे डोज में आप हिंगू, त्रिकटु इत्यादि और सेंधा और गुनगुने पानी के साथ रोगी को सेवन करवा सकते हैं। डाइट वार्म रखना है, सॉफ्ट रखना है, अंगटस रखना है, मतलब स्नेहिक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो आम को और बढ़ाएगा। और जो रात्रि भोजन है, डिनर है, उसको जल्दी करना है ताकि उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा समय मिले। पोस्ट मील जेंटल वॉक इसको अनिवार्य रूप से करवाना है। उसके बाद फिर अगर कफ का अनुबंध है, सॉरी पित्त का यदि अनुबंध है, जिसमें कि हीट इरिटेशन को हमको ध्यान रखना है। और आप ये समझिए कि यदि आप मृदु विरेचन कर देते हैं पित्त अनुबंध की अवस्था में, लेकिन दीपन पाचन के बाद ही करना है क्योंकि स्नेहपान इसमें आवश्यक हो जाता है। तो मृदु विरेचन अगर आप कर रहे हैं तो त्रिवृत लेह से आप मृदु विरेचन कर सकते हैं। और मृदु विरेचन फॉलोड बाय बस्ती, ये आप कर सकते हैं। तो इसमें माधु तैलिक, यदि पित्त का अनुबंध हुआ है तो फिर मृदु विरेचन दीजिए, और उसके बाद फिर आप बस्ती करवाइए। तो बस्ती में फिर इसमें माधु तैलिक बस्ती आप ले सकते हैं। और तिक्त घृत जो होता है उसका स्नेहपान हम विरेचन के टाइम में करवा सकते हैं। उसके बाद भी हम जो डेली डोजिंग होती है स्नेहपान का, वो हम दे सकते हैं। तेज मिर्च मसाले या अत्यधिक जो कार्बोनेटिव होते हैं, तेज कार्बोनेटिव्स होते हैं, उसको हमको अवॉइड करना है। हाइड्रेशन प्रॉपर रखना है, और मील की जो टाइमिंग है उस पर ध्यान देना है, क्योंकि जो टाइम में हम रेगुलरली मील लेते हैं तो गैस्ट्रिक जो जूस होते हैं या जो भी एसिड्स हैं उनका सिक्रीशन उसी टाइम पे होता है। तो जब हम स्किप करते हैं तो वो फिर एसिड हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके म्यूकस लेयर को फिर डाइजेस्ट करने का काम करती है, क्योंकि उस टाइम में उसको खाना चाहिए होता है डाइजेस्ट करने के लिए, खाना नहीं मिलता है, पेट खाली रहता है, तो फिर वो कुछ ना कुछ को तो डाइजेस्ट करेगा ही, क्योंकि एसिड का काम ही है। तो इसलिए हमको मील की टाइमिंग में ध्यान देना बहुत आवश्यक है।
अगला जो दोष है वो कफ है। तो कफानुबंध, यदि ये समस्या हुई है तो कफानुबंध में कई बार क्या होता है कि हम सद्यो वमन भी करवा देते हैं, या फिर कुंजल क्रिया करवा के भी हम आगे फिर प्लान कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिकेशन उसके फिट हो, मतलब रोगी और रोग दोनों वमन के योग्य हो, तब फिर आप इसका प्लान कर सकते हैं। इसके बाद फिर पंचकोल का दीपन देश के लिए आप कर सकते हैं, उसका चूर्ण को उपयोग में ला सकते हैं। पंचकोल का क्वाथ आप यूज कर सकते हैं। पंचकोल वाली आप बेस बनाकर, पंचकोल क्वाथ के बेस बनाकर आप उसकी बस्ती भी फिर दे सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि पंचकोल बहुत अधिक कटु होता है, बहुत अधिक उसमें तीखापन होता है, तीक्ष्ण होता है ना। तो जब पित्त का बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट ना हो तभी आपको इसको देना है। और हिंगवादी वटी आप इसमें दे सकते हैं फ्रिक्वेंट डोज में। और डाइट में आपको कर्ड, चीज़, बेकरी, आइस्ड ड्रिंक्स और डे स्लिप, इनको आपको आहार और विहार में सख्ती से इसको मना करना है। इस ये सारी चीजें इसमें वर्जित होती है। सन्निपात का यदि केस होता है तो इसमें आपको क्रमिक रणनीति आपको चाहिए। सबसे पहले आपको आम पाचन, उसके बाद फिर विरेचन, उसके बाद फिर बस्ती। तो बस्ती में भी बेटर है कि आप कर्म बस्ती, यानी कि 16 बस्ती का जो है, सॉरी 15 बस्ती का जो शेड्यूल है उसको आपको प्लान करना है, ताकि तीनों डोज व्यवस्थित हो सके। यह अगर आप सीक्वेंस फॉलो करते हैं तो क्रोनिक और रिलैप्सिंग जो केसेस होते हैं उसमें बहुत हेल्प मिलती है। शोधन का प्लान आप इस प्रकार से कर सकते हैं, ये केस टू केस वरी कर सकता है। ये बस एक जनरल इंस्ट्रक्शन के लिए हमने एक सिंपल सा टेबल बनाया हुआ है, तो ये चेंज भी हो सकता है। तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर जैसे ट्रीटमेंट की डिमांड हो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। शमन मेडिसिन में भी आप ये देखिए कि मेन जो हमारा जो टूल किट होना चाहिए शमन में, तो वो सरल होना चाहिए और प्रभावशाली होना चाहिए। तो रिकमेंडेड कुछ मेडिसिन हमने यहाँ पर लिस्ट किया हुआ है, आप रोगी के अनुसार कुछ और भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन बहुत सारी हैं इनके लिए। तो कुछ हम आपको यहाँ पर समझ के लिए थोड़ा सा लिखे हुए हैं। तो इसमें हिंगवाष्टक चूर्ण आप दे सकते हैं, पंचकोल चूर्ण है, लहसुन आदि वटी है, अभ्यादि मोदक है, हेरन तेल है, दशमूल कसाय। इस प्रकार से आप इनके डोज को ध्यान में रखते हुए दे सकते हैं। तो एक्सटर्नल थेरेपीज जो होती हैं, बायो थेरेपी लोकली, वो आप इसमें दे सकते हैं। इससे भी काफ़ी आराम मिलता है, जैसे कि नाभि के चारों ओर हिंगू तेल का आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जेंटल मसाज करते हैं। बच्चों में विशेषकर जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स जो होते हैं, उनमें बहुत जल्दी इससे आराम मिल जाता है। तो हल्का आप छोटे से कटोरी में तेल और हींग लेकर उसको हल्का गर्म करें। हींग थोड़ा सा उसमें जैसे पकता है ना, तो वो थोड़ा झाग झाग से होते हैं, तो वो जब बंद हो जाए तो फिर उसको थोड़ा सा ठंडा करके उसको प्रॉपरली उसको आप मिक्स कीजिए, और उसको जेंटली आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नाभि के चारों ओर आपको इसकी जेंटल मसाज करनी है। उपनास वेद कर सकते हैं, जिसमें आप जो मस्टर्ड, जो सरसों होता है ना, उसका उस उस दाने को पीस कर थोड़ा सा सेंधा नमक आप उसको मिलाकर उसका केक जैसा बनाकर आप उसको भी आप लगा सकते हैं। और हरितकी और सेंधव का भी आप नाभिगत लेप कर सकते हैं। ये लोकल मेजर्स हैं, इंटरनल थेरेपी की रीच और कंफर्ट दोनों बढ़ाते हैं। तो आप इंटरनल थेरेपी के साथ में आप इसको कर सकते हैं। पथ्य की हमने बात कर ही ली है, लेकिन एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि पथ्य जो होता है वो हमारे लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस होता है। फिर से रिलैप्स की पॉसिबिलिटी को वो कम करता है। तो जो लघु शाक होते हैं, जैसे कि लौकी, तोरई, टिंडे, कच्चे पपीते, या इनको आप उपयोग में ला सकते हैं। और शाली या षष्टिका जो होती है वो राइस आप दे सकते हैं, बार्ली दे सकते हैं। और वेल कुक्ड मूंग या फिर मसूर की दाल आप हींग और जीरा के तड़के के साथ भी आप रोगी को दे सकते हैं।
हर भोजन में हम 1 से 2 चम्मच घी का उपयोग कर सकते हैं। और तिल का तेल का उपयोग भोजन पकाने में किया जा सकता है। और गुनगुने पानी पीने के लिए भी, में उसके गुनगुने पानी की सिप यदि हम देते हैं तो वो भी इसमें अच्छा होता है। दोपहर में आप स्पाइस्ड तक बटर मिल्क आप दे सकते हैं। भोजन के बाद हल्की वॉक आप रोगी को रिकमेंड जरूर करें। और पवन मुक्तासन और वज्रासन ये भी बहुत अच्छा होता है। भोजन करने के बाद, रात्रि भोजन करने के बाद तुरंत नहीं लेटना है, थोड़ा सा समय देना है ताकि जो मील है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो सके। अपथ्य मतलब कि स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, तो स्पष्ट रूप से आप लिखवा दीजिए रोगी को कि रात में आपको हैवी पल्सेस दालें, हैवी जो होती हैं जैसे उड़द की दाल, अरहर की दाल, जिसको तुअर दाल भी कहते हैं, वो नहीं लेना है। फर्मेंटेड बेकरी, चीज़, रॉ जो ठंडे सलाद जो होते हैं वो भी अधिक मात्रा में नहीं लेना है। कार्बोनेटेड या आइस्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी है। पैक्ड जूसेस नहीं लेने हैं। और रात में दही नहीं लेना है। और दूध के साथ में नमकीन भोज्य नहीं लेने हैं। और जो वेग है, जो नेचुरल अर्जेस हैं, उसको सप्रेस नहीं करना है। लंबे समय तक बैठना नहीं है। लंच के बाद डे स्लिप नहीं करना है। और चिंताजनक जो भी स्ट्रेसफुल जो भी बातें हैं उनको अवॉइड करना है। तो ये सभी जो है आपको अवॉइड करवाना है, अन्यथा ट्रीटमेंट कुछ भी आप दें वो फिर उतना लाभप्रद नहीं होता है। फिर फॉलोअप हमको सामान्यतः रोगी 7 से 15 दिन में ठीक हो जाता है यदि आपका रेजिमेंट पक्का है, आपने पथ्य अपथ्य का प्रॉपर पालन करवाया है। तो 15 दिन के बाद का फॉलो अप आप रख सकते हैं। और यदि क्रोनिक कंडीशन है तो उसमें आपको स्ट्रक्चरल जो कॉज है उसको रूल आउट करना होता है। तो आप टाइमली पेशेंट को यदि जैसे कई बार इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, हाथों में परफोरेशन होते हैं, फिर जब वो हील होता है तो वो स्ट्रक्चर हो जाते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटेस्टाइन के केसेस में आप, क्योंकि वो सर्जिकल इंटरवेंशन उसमें होता है, तो वो रूल आउट आपको करना है और टाइमली आपको रेफर करना है। तो 15 डेज में आप देखिए यदि सिम्टोमेटिक रिलीफ नहीं हो रहा है तो आप इसको रूल आउट करने का प्रयास करें। तो उसके लिए जो भी मॉडर्न डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, कोलोनोस्कोपी वगैरह जो भी इसमें करवाए जा सकते हैं वो करवा के आपको पेशेंट को रेफर कर देना चाहिए। ओपीडी डेस्क में आपको एल्गोरिदम रखना चाहिए। जैसे कि सर्जिकल ऑब्स्ट्रक्शन को रूल आउट करना है, बावेल साउंड्स है पर फ्लैटस नहीं, तो दीपन पाचन, लोकल स्वेदन करना है। हार्ड स्टूल में बेड टाइम इवैक्यूएशन का वो वो करना, मतलब आपको बेड टाइम आपको प्रॉपर रखना है, इवैक्यूएशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं उसको मॉनिटर करना है। और डे 2 से आप फिर निरूह और अनुवासन के क्रम को फॉलो करते हैं। सप्ताह में एक बार भी अगर आप बस्ती की 3 सीटिंग अगर आप प्लान कर लेते हैं तो भी क्रोनिक केस में थोड़ा राहत उसमें मिल जाता है। कंप्लायंसेस जो भी हो रहे हैं उनको आपको ध्यान रख के को मैनेज करना है। और आप जो भी हम पीरियोडिक मेंटेनेंस बस्ती अगर हम करते हैं तो रिलैप्स की पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है और रोगी को स्वास्थ्य लाभ मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपको कोई भी डाउट हो तो आप फिर कमेंट के माध्यम से आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। आप सभी को हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।